बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं दोबारा हाज़िर हूँ। हालात में कुछ इतनी तेज़ी है और ख़ास तौर पे हमारा जो अज़ली दुश्मन है भारत हिंदुस्तान, उसमें बहुत बेचैनी पाई जाती है। चूँकि चाइना और पाकिस्तान जिस अंदाज से मुस्तहकम अंदाज से अपने मामलात को दुरुस्त करते जा रहे हैं, अपनी ग्रिप जो है मजबूत करते जा रहे हैं हालात पे, तो वहाँ मोदी की और उनके साथियों को बेचैनी बढ़ रही है। ख़ुद हिंदुस्तान के हालात अपने भी ख़राब हैं अंदर से, फ़ौज भी उनकी डिमोरलाइज है, काफ़ी उनका मोराल गिरा हुआ है जो चाइना ने उनके साथ की है। तो उन्हें अब बेचैनी है कि हम कोई ऐसी हरकत करें। तो इसको सामने रखते हुए कुछ बात करते हैं जो मेरा ख़्याल था कि अब ज़रूरी होगी तो मैं करूं। इसके अलावा कराची के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कराची में एक हफ़्ता पहले मैंने कराची के बारे में एक वीडियो की थी और आपने वो देखी होगी, और उसमें मैंने कराची के बारे में तफसीलन कहा था कि पूरी तारीख़ ट्रेस की थी कि किस तरह से ये हालात बिगड़े और वहाँ क्या कुछ हुआ, और सौतेली माँ वाला सलूक सब ने कराची के साथ किया। जो भी पावर में आई यानी पार्टी, उसने यही कुछ किया। तो इस पे अब वो वीडियो आप देखेंगे तो उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ये तो कराची का हशर तो जो है, ये सिर्फ वहाँ पानी नहीं है बल्कि पानी फिर चुका हुआ है उसके ऊपर। तो इसको अगर आगे ले जाना है तो इन अदारों को, जिसमें मेन अदारे वही 3 हैं जो मैं कहता हूँ, इनको बहुत सोचना पड़ेगा और इसको अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना चाहिए। अभी ये लेटेस्ट कल से मैं सुन रहा हूँ कि इमरान खान उस पर मीटिंग्स कर रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक शायद रेफरेंस देंगे कि जी आप कराची का कुछ करें। सुप्रीम कोर्ट के पास तैयार है, लेकिन उन्हें भी देखना पड़ेगा कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आएगा। यानी वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ जा सकता है, चूँकि पीपल इफेक्ट, पार्टी इफेक्ट होगी, वो इफेक्ट होगी। तो वहाँ अर्बन जो पॉपुलेशन है इस वक्त, जो वहाँ लोकल यानी हैं लोग यानी उर्दू स्पीकिंग, वो इफेक्ट होंगे। यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। हाउ टू बैलेंस दैट, ये देखना पड़ेगा। अब गुलजार साहब चूँकि चीफ जस्टिस वहाँ के हैं, वो वहाँ के हालात को बहुत समझते हैं, तो उन्होंने इसको बहुत अरसे से एक्चुअली टेकअप किया। वो आप उनके जितने स्टेप्स हैं देख लें। यानी जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तो कराची का बेंच सारा वही हेड करते थे, तो उन्होंने कराची को ठीक करना शुरू किया था। यही जो नाजायज़ तामीरात हैं उनको ख़त्म कराया, लोकल रेलवे बहाल करने की कोशिश की। यानी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जाए, बजाय कि बड़ा स्टेप लें उसका रिएक्शन भी बड़ा आएगा। तो ये बहुत से स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, एंड आई थिंक ही नोज़ मच मोर दैन अदर्स। बाकियों से ज़्यादा उनको समझ है। बाकी अदारों को भी अब बमा इमरान खान के, इनको आपस में बैठ के तो कोई एक बाकायदा मास्टर प्लान बनाना चाहिए और जिसमें सबको इन्वॉल्व करें। चाहे वो इस वक्त बिलावल साहब अपनी वो करते फिरते हैं सियासत, बुलाएं उनको, साथ शामिल करें। ना करें, नीचे उनके लोगों को लें, उनके बहुत टूटे लोग हैं, वो साथ शामिल होंगे, तो उसमें शामिल होंगे तो ये फिर हम आगे उसमें बढ़ सकते हैं। इस पे सीरियसली लेना चाहिए। मेरा ख्याल है ले भी रहे होंगे, ये तो नहीं है कि मेरे कहने पे होगा, मेरा ख्याल है कर रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि अब ये बड़े स्टेप्स चंद दिनों में या हफ्तों में होंगे। दैट्स माई कैलकुलेशन कि इमरान को बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा, इंटेलिजेंस अदारों को भी हैंडल करना पड़ेगा, बाकी पार्टियों को भी समझाना पड़ेगा। अब वीडियो आपने देख ली, इसमें आपने देखें कि आखिर पे मैंने जो कंक्लूड किया था उसमें यही कहा था कि 3 हमारे जो अदारे हैं, यानी जुडिशरी है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और पॉलिटिकल पार्टी, ये फैसला करें आपस में। और ये भी कहा था कि ये कर रहे होंगे, यानी ये नेचुरल है कि इस पर काम हो रहा था। भाई इसमें कोई मैं क्रेडिट नहीं लेना, सिर्फ इतना बताता हूँ कि मेरा जो तज्जिया है, मैं बार बार दोहराता हूँ, वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, यानी जो हालात मौजूद होते हैं जिनके ऊपर फिर तब्दीलियाँ आती हैं, मैं उनको सामने रख के अपना तज्जिया देता हूँ, जिसमें तारीख़ की बैकग्राउंड भी मौजूद होती है, लोगों के बिहेवियर्स मौजूद होते हैं, और फिर उनमें जो इवेंट्स होते हैं, हालात होते हैं, यानी जो वाक़यात होते हैं, उनके असरात, तो जो समझ आती है फिर मैं उस पर बात करता हूँ। तो यही समझ आई थी कि अब हालात यहाँ पहुँच चुके हैं। मैंने ये कहा था कि कराची पे पानी फिर चुका है, तो अब इन्हें कुछ करना चाहिए और ये कुछ कर रहे होंगे। तो आप देखें माशाल्लाह अल्लाह ने फजल किया, सुप्रीम कोर्ट ने कल जो 2-3 दिन हेयरिंग की हैं, इतने सख्त अल्फाज कभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफ़ा वहाँ की यानी सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत दूर तक बात चली गई और उन्होंने वाज़े भी कर दिया है, यानी बता दिया है कि अब एक्शन ज़रूर होगा। तो नेचुरल बात है। अब आगे मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि इसके पॉलिटिकल असरात भी आएंगे, इसके इंतज़ामी असरात भी आएंगे, वो देखना पड़ेगा।
यहाँ वो मैंने इब्तदा में जो बात की कि हिंदुस्तान क्यों बेचैन है, यहाँ वो सिचुएशन है कि यहाँ जो पॉलिटिकल डिसीजन है, जो यानी बहुत दानिशमंदा अंदाज में होना चाहिए कराची को हैंडल करने का, वो लेना पड़ेगा इन अदारों को। और वो किस तरह से लेते हैं इसके ऊपर अब डिपेंड होगा हमारा कराची का पीस भी, सिंध का पीस भी, और यानी जो अमन है सिंध का और उसका। क्योंकि ये जो पार्टियां हमारी इस वक्त जो आप देख भी रहे हैं कि जो उनके जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, उसमें मरीम नवाज़ की भी बात करते हैं, वो सिर्फ हमारे दुश्मनों को मजबूत कर रही हैं। अब उसमें एक तो राय ये भी दी जाती है कि उनके कहने पे करते हैं, और एक ये भी राय है कि इनकी मजबूरी है कि ये करप्शन केसेस आगे बढ़ रहे हैं इनके ख़िलाफ़, तो फिर आगे क्या होगा बचने के लिए वो नैरेटिव जो है या उनका जो नज़रिया है उसको लेकर चलते हैं। जो भी इसको आप कहें, ये तो दो राय तो हमेशा होती हैं, क्योंकि ये तो हर कोई यही कहेगा हम तो जी मुल्क के लिए सोच रहे हैं, लेकिन देखना होता है कि मुल्क को फ़ायदा या नुकसान किस में होता है। तो अब सिचुएशन आगे जो है इम्पॉर्टेंट कराची में वो दानिशमंदा इक़दाम के ऊपर होगी, वो किस तरह से लेते हैं, कराची को किस तरह से हैंडल करते हैं, और किस तरह से वहाँ जो दो पार्टियाँ मेन हैं, उर्दू स्पीकिंग MQ पार्टी है और दूसरी उसमें पीपल पार्टी है। कराची शहर में जो ज़्यादा वोटिंग इस दफ़ा हुई है वो तहरीक इंसाफ को मिली है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए सिर्फ वफाक में है, सिंध में उनका कोई है नहीं बात। थोड़े चंद मेंबर असम्बली में बैठे हैं, उनकी कोई राय नहीं वहाँ बनती किसी तरह से, यानी वज़न नहीं है उनका वहाँ तादाद के लिहाज से। तो अब वो एक न्यूट्रल सिचुएशन में है, वो चूँकि फेडरल गवर्नमेंट में है, वो एक्शन लेंगे तो कहेंगे तहरीक इंसाफ ने अपने लिए किया है। और ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन हर कोई बनाता है उसको, यानी उसको एक रंग देता है सियासी। अब ये बहुत अहम है, ये चंद दिनों में इसकी समझ आ जाएगी, फिर उसके ऊपर जो तजिया होगा मैं पेश करूँगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। मरीम नवाज़ का आपने देखा, ये पिछले दिनों ये जो वाक़या हुआ है, परसों हुआ है शायद, तो उसमें आपने देखें कि वो नैब गई हैं, बाकायदा एक प्लानिंग के साथ गए, और ये इनके पुराने टैक्टिक्स हैं। यानी मुस्लिम लीग जो है ये कोई मुस्लिम लीग तो नहीं है, ये तो प्लांटेड लोग हैं सारे। फौज ने उस पर सोचा चलें जी नए सियासतदान लाते हैं, तो उसमें ये जो तोहफे हमें मिले हैं जितने नए सियासतदान हैं, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड्स, लेकिन अब तो आपके सामने ही है 40 साल के हालात। जो नए सियासतदान जो आए वो उस तरह सीरियस नहीं है, पैट्रियाटिज़म वो हमें नज़र नहीं आती। मैंने बहुत दफ़ा कहा कि पाकिस्तानियत हम में नहीं है। इस पर भी आगे कभी बात करेंगे कि अगर हालात ख़राब हुए तो हमारी कौम का क्या रवैया होगा, और क्योंकि हमारे अंदर एक शख्स खुर्दा जहनीत पैदा हो चुकी हुई है इन हालात की वजह से, ये ख़तरनाक है। हिंदुस्तान में भी ऐसे ही है, ये नहीं है कि यहाँ है, ये पूरे ख़ित्ते के मुसलमानों की कोई हालत इस तरह की है जो अच्छी नहीं होती। जंगी हालात हो जाए तो फिर ये अवामुन्नास जो है वो पिसते ज़्यादा हैं, इसी वजह से अपनी उस जहनीत, क्योंकि स्पिरिट नहीं होती, वो बात नहीं होती, एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। कोई आया फाते तो क्या अच्छा आप ही ठीक हैं, आप ही बैठ जाएं, हमें ना छेड़ें, यानी मुदाफ़त होती नहीं। ये अब दूसरी तरह की बात चली गई ज़रा, लेकिन मैं इस पे भी इंशाल्लाह, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बातें आगे आपसे पहुँचाने वाली हैं आप तक दोस्तों को, कि हमें इसकी समझ हो जब हालात बिगड़े। हालात बिगड़ने ज़रूर है, वो नज़र भी आ रहा है आपको। अब आते हैं कि हिंदुस्तान में अभी मैंने देखा, सुबह सुना, इंडिया का एक अखबार है मशहूर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सबसे ज़्यादा पब्लिश होने वाला अखबार है, और उनकी उसकी वहाँ वही अहमियत है जहाँ जो जियो की और जंग और इन अखबारों की है। ये दोनों ग्रुप्स की आपस में दोस्ती भी बहुत है, मैं आप खुली बात बता दूँ, चूँकि ये जो जियो वाले हैं इनका भी दिल्ली से तल्लक है, तो इनकी शायद वहाँ इन्वेस्टमेंट भी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनकी यहाँ भी हो गई, तो इनकी पॉलिसीज़ दोनों से पता चलता है कि ये एक ही लाइन पे बात करते हैं। आप देखें पिछले इनके आर्टिकल पढ़ें अखबार के, या इनके जो अगर कोई इंडिया में इनकी कोई चैनल है उसको देख लें, पाकिस्तान की इस चैनल को और को देखें, तो आपको ये एक ख़ास उनका एक अंदाज़ है, वो उस पे काम करते हैं। चूँकि जब टेलीविज़न कोई भी चैनल इस तरह का स्टैंड लेती है तो लोग उसको ज़्यादा देखते हैं, एंग्जाइटी होती है लोगों में। ये चीप पॉपुलरिज्म है, ये यानी इसको येलो जर्नलिज्म आप कह सकते हैं, चूँकि ये मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ चली जाती है। अपनी तरफ तो यही कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान वाले बड़े तेज़ हैं, इंडिया वाले। ये टाइम्स ऑफ इंडिया इस तरह कभी नहीं करता हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। आप देखेंगे कोई आर्टिकल आपको ऐसा नहीं नजर आएगा। एक उनका नुक्ता होता है पाकिस्तान की दुश्मनी,
तो जो आर्टिकल उसमें आया है उन्होंने इस पे बात की है कि जी ये देखें जो सऊदी अरेबिया उसने पाकिस्तान को धकेल दिया बाहर और अब वहाँ कुछ नहीं होगा, और उन्होंने तेल भी बंद कर दिया और अगले एग्रीमेंट भी बंद कर दिए और कहा पैसे वापस दो, और इस तरह उसको फिर बढ़ा चढ़ा के, वो कहते हैं बढ़ा भी देते हैं कुछ जेब दास्तां के लिए, तो उसको बढ़ा चढ़ा के इस तरह से कहा है कि सऊदी अरेबिया के और यूएई के हिंदुस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट्स हैं। ये बात मैंने करनी थी कि डिफेंस पैक्ट्स उन्होंने यानी ज़ाहिर किया लोगों को बताने के लिए, भाई आप बताएं कि सऊदी अरेबिया का और यूएई का बिजनेस इंटरेस्ट तो इंडिया में हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा तो डिफेंस पैक्ट होता है। अब उनका क्या यहाँ क्लैश है? ना पाकिस्तान से कोई क्लैश है, ना को और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ना ईरान पास है उसके जिनके साथ सऊदीया की दुश्मनी है, यानी नज़दीक कोई ऐसा इलाका भी नहीं, कोई ऐसी बात भी नहीं है। वो कोई इतनी बड़ी नेवल पावर ना यूएई है ना वो है और वो सऊदीया है, वो टोटली अमेरिकन के हाथ में है। सिर्फ इतनी बात है कि अमेरिकन चूँकि यहाँ अब निकल रहे हैं, यहाँ वो एक किस तरह का अलायंस बनाना चाहते हैं जो उनको सपोर्ट करे। इंडिया को उन्होंने आगे लीड दी थी, ये सिर्फ इतना है, और उनको कहा कि आप अपने इंटरेस्ट उनके साथ शो करें। ना कोई डिफेंस पैक्ट होता है ना होगा, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना इस तरह करते हैं। तो उन्होंने ये लिखा, आज तो मैंने कहा इस पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसी सिचुएशन बन नहीं सकती। वजह ये होती है कि जब जंगें होती हैं और अगर मज़हब की बुनियाद पे हो तो लोगों के जो मज़हब हैं वो पहले बोलते हैं, हुक्मरान फिर कुछ नहीं कर सकते। यानी जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी तो वहाँ के जो सऊदी हुक्मरान हैं वो तो शख्सी हुकूमतें, वो जिस तरफ मर्जी जाएँ, लोगों के जज्बात वो नहीं होंगे, तो वो फिर उनको तो अपनी फिक्र पड़ जाए। हालात इस तरह नहीं जाया करते। यही जो मैंने शुरू में कहा कि अवामुन्नास के एटीट्यूड के ऊपर जंगें जीती जाती हैं और उसके ऊपर ही फिर लड़ाइयाँ होती हैं सारी, जो हमारे इस पूरे खित्ते में एक ख़तरनाक पोजीशन है मायूसी की हद तक। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आगे जो तबाही अगर खुदा ना खास्ता हुआ तो ये अवामुन्नास पिसेंगे सबसे ज़्यादा। अभी कोरोना वायरस में भी आप देख लें हमारा एटीट्यूड, इंडिया में भी ऐसे ही है, क्योंकि एक ही बात है ना, हर जगह मज़हब फ़र्क है लेकिन रहना बूदोबाश तो यही की है ना, यही की हमारी ट्रेनिंग है, आदतें भी हमारी मिलती हैं, रस्में भी हमारी मिलती हैं, सब कुछ वैसे ही है। मज़हब की डिवाइड जो है उसकी वजह से हमारा फेथ डिफरेंट है। हमारा अल्लाह पे फेथ है, वो मुशरिक है, उनका ये हो नहीं सकता, इसलिए वो कमज़ोर रहेंगे। कभी वो फाते कौम रहे नहीं हिंदू, इसलिए भी उन्हें डर है। फिर हमने उन पर हुकूमत भी, ये प्लस है पाकिस्तान के साथ, तो ये एडवांटेज तो हमें आर्म फोर्सेस को और वो तो होगा। और अवाम फिर अगर जोश में आ गए तो फिर हमारे अवाम तो 65 भी हमने देखे थे, बहुत जोश होता है, बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा देखा नहीं होता। यानी इसमें ये बात भी थोड़ी सी मैं कर दूं कि बांग्लादेश जब बना था तो वो इंडियन विक्ट्री नहीं थी। वजह यह थी कि वहाँ के लोगों को हमने राइट नहीं दिए, यहाँ हमारी ब्यूरोक्रेसी उन पर जा बहुत सख्तियाँ करती थी। कभी मैं वीडियो में बताऊँगा, यानी वहाँ से जो फ्रॉम हॉर्स माउथ खबरें आती थी कि वो क्या करते थे हमारे ब्यूरोक्रेट्स वहाँ जाके। तो फिर वो उनसे नफ़रत उन्हें बढ़ गई। फिर फ़ौज ने एक गलत स्टेप लिया, उस वक्त जो भी थे उनको मारना शुरू किया, वो किया। तो बड़ा आसान था करीब के मुल्क को हेल्प करना। उन्होंने सिर्फ उनकी जो उनके अंदर जो एक आग लगी हुई थी उसको उन्होंने हवा दी और फिर ट्रेनिंग दी उनको और अपने बंदे भी घुसा दिए। तो वहाँ हमारी फ़ौज क्या लड़ती वो, तो मिलिट्री विक्ट्री कोई दुनिया में गिनता भी नहीं है उसको, इसलिए इंडिया जल्दी निकल भी गया था वहाँ से। तो खैर ये एक अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये इनकी कभी विक्ट्री हुई नहीं है। और अब तो हालात और हैं, यानी हालात अब ये हो गए इस वक्त जो सिचुएशन है जो आगे डेवलप हो रही है। दो अहम विजिट हैं, एक तो बाजवा जनरल बाजवा जो है सऊदीया जा रहे हैं, उस पर बात करने, ये जो हालात थोड़ा सा टेंशन है इस पे, और एक स्टांस लिया गवर्नमेंट ने, फ़ौज ने, सब ने मिल के उनको समझाएंगे और अपना स्टैंड पाकिस्तान ने नहीं छोड़ना कश्मीर पे, और उसके ऊपर उन्हें इस पे आना पड़ेगा। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया में ये भी लिखा है मज़ेदार बात कि जी उन्होंने कह दिया OIC की मीटिंग दोबारा नहीं होगी। जो ये हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं कुरैशी साहब, उन्होंने कहा था ना कि ये मीटिंग नहीं बुलाते और वहाँ उसमें एजेंडे में नहीं रखते, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कॉन्फ्रेंस है उसकी, तो उसमें नहीं रखते, वो उनके कंट्रोल में, वहाँ बैठ के वो करते हैं उसको कंट्रोल। OIC के बारे में एक और भी आपको बताऊँ तो OIC जो है ना, ये मुस्लिम ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन ने ख़ुद प्लान करके बनाई थी। जब यहाँ समिट हुई थी
यानी भुट्टो साहब ने जब यहाँ इस्लामिक समिट की थी और सारे ये मुसलमान मुल्क यहाँ आए थे और लाहौर में ही सारा हुआ था, और ये इनके जो बादशाह हैं ये सऊदिया के फैसल, वो नेक इंसान था, बहुत ही नेक था। तो शाही मस्जिद में जुमा पढ़ना था तो उनको रोते भी दिखाया गया था, उनके आंसू से आंसू गिर रहे थे, दुआ हो रही थी मुल्क के लिए। तमाम जितने सरबराह हैं वहाँ मौजूद थे वहाँ पे। दरअसल उसमें मैं थोड़ी उसकी बात कर देता हूँ कि ये क्या हुआ, OIC कैसे बनी, चूँकि इस पर आगे फिर हमें चलना है सारा। तो उस वक़्त भुट्टो साहब ने जो बहुत बड़ा काम किया था, जो एज ए इंटरनेशनल डिप्लोमेट भी वो मशहूर है, वो इसी वजह से कि उन्होंने उनको बावर कराया कि आपकी ये जो तेल है इतनी कम कीमत पे आप बेचते हैं, आप इनको बढ़ाएं, हिम्मत करें, आप ये पैसे खुद रखें, सारे पैसे वो आपकी बाहर की कंपनियां ले जाती हैं, उनके ग़ुलाम हैं। तो उन्होंने जाके बढ़ा दिया था तेल को। भुट्टो साहब से दुश्मनी ये भी थी उन मुल्कों की, और उन्हें पैनिक हो गया था सबको कि ये तो कुछ और हो जाएगा, इस्लाम ये मुसलमान इकट्ठे ना हो जाएं। तो उससे जल्दी में फिर ये वेस्टर्न पावर्स जो हैं, अमेरिका उनको लीड कर रहा था, उन्होंने मुसलमान मुल्कों को मुराबलू के ये सारे जो उनके वहाँ हुक्मरान हैं, उनकी मर्जी से हुकूमत करने वाले शेख जो हैं, इनको मिला के कहा कि जी आप किस तरह की बनाएं। तो एक OIC बनाई। मकसद ये था कि जब भी वक्त पड़े इनको यूज़ करके बुला के उसको अपने हक के अंदर राय वहाँ हमवार की जाए, यानी कोई मुल्क इनमें से सर न उठा सके। जो ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त जो है उसके ख़िलाफ़ है। इसी वजह से अब नया ब्लॉक जो बनता जा रहा है, जिसमें कोशिश तो की अरब शामिल नहीं होते, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अरब से मुराद अरब कौम नहीं है, अरब से मुराद है अरब हुक्मरान, जो उन्होंने पहली जंग अजीम के बाद वहाँ प्लांट किए थे, जब यहाँ ये सुल्तानत उस्मानिया ख़त्म हुई थी। मकसद यही था कि हमारी मर्ज़ी से चले, वहाँ अवामुन्नास की तो कोई राय है नहीं। तो वहाँ सिचुएशन ये है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर बड़ी मज़ेदार बात लिखी है। वो ये कहा जी कि वो उन्होंने कह दिया कि मीटिंग तो अब अगली जब होगी फरवरी में अगले में साल में, उस पर देखेंगे वो। तो ये उन्होंने ऐसे मारी हैं बातें। तो असल बात यह है कि अब बाजवा साहब वहाँ जाएंगे, वहाँ बात होगी, और उस पर सऊदीया को देखना पड़ेगा हमने किस तरफ जाना है। अगर यहाँ उनका अमेरिका के साथ इंटरेस्ट, अब सिचुएशन कुछ और है। अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं, ट्रंप की हालत ख़राब है, वहाँ पॉपुलैरिटी कम हो रही है, वहाँ भी एक बड़ी चेंज है, उस पर भी आपको बताता हूँ मैं। वहाँ ये हुआ कि वहाँ जो बिडेन है, उनका जो डेमोक्रेट कैंडिडेट, ये उसने एक बहुत बड़ी चाल चली है। बिडेन ने वहाँ पे अपना जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक हिंदू खातून को नॉमिनेट किया। हिंदू तो अब वो नहीं है क्योंकि कोई तीसरी नस्ल है वहाँ, कामला या कमेला उनका नाम है, हारिस। खामन तो उसका गोरा ही है, अमेरिकन है, लेकिन उसकी वालदा ये मद्रास के हैं। ये तामिल बोलती है, हिंदी भी नहीं आती उसको, बल्कि बोल भी नहीं सकती। जो मैंने पढ़ा है वो थोड़ी बहुत उसको आती है, क्योंकि वहाँ गई नहीं, रही नहीं, और फिर वो हिंदू की औलाद भी नहीं है, यानी उसकी वालदा वहाँ थी, और उसका जो यानी दादा था वो एक ICS अफसर था इंडिया का, और बड़े पोजीशनों में रहा अच्छी में। तो उनकी वो बेटी थी, लायक थी, पढ़ी वहाँ, तो उसको स्कॉलरशिप मिला। वो फिर जाके ये जो बर्कले यूनिवर्सिटी है वहाँ से उसने PhD की। वहाँ फिर एक ये जमैका का यानी ये जो ब्लैक रेस है इसमें से जो एक शख्स था, क्रिश्चियन था, उसके साथ उसने शादी कर ली। वो भी वहाँ प्रोफेसर था। वो उसमें से दो बेटियाँ हुई उसकी, एक ये हैं, ये बड़ी हैं, दूसरी छोटी है। तो बाद में डाइवोर्स भी हो गई थी बाहर का। तो वही खातून बच्चों को पालती रही। फिर ये बहुत समझदार थी, लायक है बहुत, इसके बड़ी तारीफ़ करनी चाहिए कि वहाँ फिर ये लॉ में आ गई। लॉ में इसने जब किया तो उसके बाद फिर ये पहले एक वहाँ सैन फ्रांसिस्को वहाँ की अटॉर्नी जनरल बनी, फिर कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल बनी, और वहाँ इसने जो क्राइम रेट है उस पर जो सज़ाएँ कम थी वो इतनी एफिशिएंटली काम किया कि वहाँ क्राइम्स में सज़ाएँ होने लग गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसलिए उसकी कदर भी बहुत है। वो फिर सेनेटर में इलेक्ट होने लगी। फिर उसने कहा मैं अब कैंडिडेट बनती हूँ, तो कैंडिडेट बनी वो। फिर उसने छोड़ दी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अब बिडेन ने उसी पार्टी की थी ये। वहाँ तो आपको पता है इलेक्शन से पहले लोग अपनी अपनी कैंडिडेचर देते हैं और पार्टी के अंदर वोटिंग होती है।
तो उसमें फिर जो जीतता है उसको कहते हैं अब आप, तो बाकी सारे हमारी तरह नहीं है कि अपनी पार्टियां बना के अलग बैठ जाए, नहीं, वो फिर उसके साथ मिल जाते हैं, सारे काम करते हैं। बिडेन ने एक बड़ी एक स्ट्रेटजिक मूव की है, उसको उसने अपना वाइस प्रेसिडेंट कल नॉमिनेट कर दिया है, परसों 11 तारीख को। अब ये उसका एक इम्पैक्ट है, और यहाँ मैं इसलिए बात की कि यहाँ लोग कहेंगे वो तो हिंदू है, वो उसका बड़ा असर होगा, वहाँ से फलां होगा। देखें, रिलीजन का अपना है, लेकिन वो अब उस तरह की हिंदू नहीं है, अब उसके आगे उसकी औलाद भी नहीं है, आगे कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है। हाँ, सिंपथी ज़रूर होगी क्योंकि बेसिकली इंडियन है, और वो भी फिर हार्ड कोर इंडियन नहीं है ये जो नॉर्थ वाले हैं, नहीं, वो ये जो मद्रास वाले लोग हैं, वहाँ मुझे खुद एक समझदार वहाँ एक दोस्त था, उसने बताया कि इनका जो मज़हब है इसके दो हिस्से बड़े अजीब हैं। यानी जो मद्रास और उस तरह के लोग हैं उस तरफ, वो जिनको भगवान मानते हैं, यानी ये नॉर्थ वाले इधर वाले जो हैं दिल्ली और इस तरफ जितना ये सेंट्रल आप कह लें इंडिया, ये उसको शैतान मानते हैं। इधर वाले उनके भगवान ये उनका मज़हब तो हज़ारों उनमें गॉड्स हैं, तो उनका कोई अजीब खिचड़ी पकी हुई है। बहरहाल उनका मज़हब है अपना, तो उनका एक अपना अंदाज़ा, ये मैं बता रहा हूँ कि उनके मज़हब की अपनी हालत है, इसलिए ऐसी कौमें कभी किसी एक इशू पे इकट्ठी हो नहीं सकती। यही वजह होती है कि वो फातेह नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, चूँकि ज़ात पात है, डिवाइडेड है सारे। अभी जो मोदी ने किया वो भी आपके सामने, तो ये सिचुएशन वहाँ ये है। बहरहाल उसने जब ये नॉमिनेट किया उसको, तो उसके बाद यहाँ ये भी एक तासर मिलने लगा कि जी वो आगे पता नहीं मुसलमानों पे क्या इफेक्ट होगा। उसने कहा, एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया, उसने कहा जो मुसलमान हैं इनको यहाँ ट्रंप ने धकेला है, लेकिन मैंने इनकी सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर देनी है और ऐसे करना है। वहाँ मुसलमानों की आबादी जो है 50 लाख के करीब है अमेरिका में, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है, और हिंदू नंबर जो है वहाँ पे कोई 25 लाख के करीब है। उसमें भी इंडियन हिंदू जो है वो 16-17 लाख है, जो वो भी अभी 4-5-6 साल में वहाँ गए हैं। मुसलमान वहाँ बहुत पहले गए, अरब बहुत गए हैं। फिर जहाँ जहाँ भी आप देखें मुसलमान मालिक में, जहाँ भी कोई दुश्मन गवर्नमेंटें आती थी, अमेरिका फ़ौरन मुसलमान जो वहाँ से भागते थे उनके लिए वो खोल देते थे। तो यहाँ से अब अफ़गान बहुत है वहाँ, पाकिस्तानी बहुत है, 5 लाख के करीब पाकिस्तानी है वहाँ पे। तो ये एक बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। तो ये उसको विन ओवर करने के लिए, तो वहाँ एक इम्पैक्ट है मुसलमानों का, लाइव है मुसलमानों। देखें ना, इमरान खान वहाँ गया था, किस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उनको हैरान कर दिया था सबको, हालांकि सिर्फ पाकिस्तानी थे। तो ये मुसलमान, अब मस्जिदें हैं, सब मुसलमान इकट्ठे आते हैं, तो एक यूनिसन मुसलमानों में है वहाँ, यानी एक एहसास वहाँ मुसलमानों को है कि यहाँ जो हुकूमतें आएंगी हमारे राइट्स को वो ख़राब ना करें, तो उसको पता है इस बात का। तो आ भी गई है, तो वहाँ को ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैंने बात असल ये की कि उसने इस तरीके से जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, और चाइना के बारे में भी उसने पॉलिसीज़ ऐसी रखी हैं। वहाँ चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी भी तादाद कोई 30-40 लाख, इससे भी ज़्यादा होगी उनकी। लेकिन वो सारे ये जो कम्युनिस्ट चाइना है, मेन चाइना, यहाँ के नहीं है। चाइनीज़ रेस बहुत बड़ी है, पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको कहा था, मलेशिया में बहुत है और जगह बहुत है, ऑस्ट्रेलिया में उनका इन्फ्लुएंस है, बिजनेसमैन है बहुत, और पढ़े लिखे हैं वहाँ। और वो उनकी अपना चाइना रहते अलहदा है, चाइना टाउन उनका अलहदा है न्यूयॉर्क में, और किसी और जगह जाएँ, बाकी मुल्कों में भी वो इस तरह, मलेशिया में भी वो इस तरह रहते हैं वो। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं, जैसे यहाँ भी आप देखें चाइना की पॉलिसी है। हाँ, उनके अपने अंदाज और हैं, उनकी आदात भी और हैं, उस पर मैं बात यहाँ नहीं करना चाहता, वो हर कोई बचता भी है उनसे, उनके अपना एक अंदाज है रहने का, यानी वो एक इंट्रोवर्ट है, अपने अंदर रहते हैं, अपनी कौम के अंदर, उनकी सोच भी उसी तरह होती है। लेकिन दूसरों के साथ वो सियासी टकरें और ये इस तरह नहीं लेते, हाँ अपना मकसद निकालते हैं जैसे भी हो। अब आते हैं चाइना और पाकिस्तान। हाँ, तो अब देखें, ये चाइना का जो सदर हैं, जो शी जिनका नाम है, तो वह पाकिस्तान आ रहे हैं। महमूद कुरैशी हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं अभी जा रहे हैं, ये कल ये है हमारा इंडिपेंडेंस डे, आपको मुबारक हो, पाकिस्तान को 73 साल हो गए, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेगा। तो वहाँ अब आज़ादी मुबारक सबको, और इंशाल्लाह फैलेगा भी ये पाकिस्तान, ये पक्का यकीन है अल्लाह पे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो आगे अब वहाँ अब वो आ रहे हैं, उससे पहले महमूद कुरैशी जाएंगे, उनसे पे तय होना है वहाँ उनका विज़िट। वो अब ये बाजवा के विज़िट के बाद वो आएंगे। मुझे जो समझ आ रही वो ये है कि वहाँ अब सऊदीज़ को इन्होंने एक ही पैगाम देना है कि देखें, आपका अपना ब्लॉक है, हालात आप बदल रहे हैं,
और ये मुख्तलिफ यानी अलाइंसेस बदल रहे हैं। आपका अपना इलेक्शन अमेरिका का आ रहा है, वहाँ आप उनको देखें, अपनी पॉलिसीज़ को देखें। हमने तो चाइना के साथ जाना है, हमारी ये सिचुएशन है और वो नेचुरल बात है। वो इस तरह की बात वहाँ होगी, उनको वादे कर दिया जाएगा कि जी कश्मीर पे हमने तो अब आगे बढ़ना है, आप हमारा साथ दें। ये एक पॉलिटिकल बस डिप्लोमेटिक अंदाज होगा जिसमें सऊदीया भी ज़रा ठीक हो जाएगा, हम भी ठीक हो जाएंगे। बाकी वो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इतनी जल्दी ये मुल्क आपस में नहीं टूटते, चूँकि आपके पास न्यूक्लियर है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म है मुसलमानों का, और इसकी सबको ज़रूरत है। सऊदीया को सबसे ज़्यादा होगी जब वहाँ यहूदी फितना खड़ा करेंगे, जिसकी हदीस मौजूद है। इसलिए वो जाते कहीं नहीं, हुक्मरान वहाँ के हैं, कल ये चले जाएं, कोई और आ जाए, वो और बात है। लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि जो मुसलमान हैं इनको आपस में इकट्ठा होना पड़ेगा। जहाँ ये यानी बददिली दिखाएंगे वहाँ ये पिसेंगे, लेकिन दूसरे जो मुसलमान हैं फिर उनकी हेल्प करेंगे। ये मुसलमानों में शुरू से होता है। आप पिछली सलेबी जंगें देख लें और देख लें। तुर्कों की बात जब मैंने की थी तो आपको बताया था किस तरह मुसलमान पिस रहे थे सल्तनत अब्बासिया के बाद, किस तरह तुर्क अल्लाह ताला ने उनको मुसलमान करके आगे कर दिया। तो हमने आगे तो जाना है, और ये पाकिस्तान को जो बनाया गया और इसके पास जो ये इतना बड़ा यानी हथियार आ गया, ये ऐसे अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह की एक हिकमत है और उसी के तहत बात आगे चलती है। तो ये मैं चंद बातें आपसे करनी चाहता था, वो मैंने आपसे कर दी। इंशाल्लाह चंद दिनों बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान की जो बेचैनी है इस पे नज़र भी रखें, क्योंकि हालात यहाँ वो हर तरह से ख़राब करेंगे क्या वो बलूचिस्तान में इधर उधर यानी जो खुले इलाके हैं, दूर के इलाके हैं, जहाँ आप इतना जा भी नहीं सकते, इतना कंट्रोल भी नहीं होता, वहाँ मुख्तलिफ़ कबाइल हैं, उनके सादे लोग हैं, उनको साथ मिला देते हैं, बाहर से वो अपने एजेंट्स ले आते हैं। अफ़गानिस्तान में अब भी उनकी 10-15 कौंसल यानी कौंसल खाने बनाए उन्होंने बॉर्डर हमारे के ऊपर, वहाँ लोगों को ट्रेन करते हैं। अभी यूएन की रिपोर्ट से आई है इंडिया के बारे में कि दाइश जो है उसकी बाकायदा ट्रेनिंग इंडिया में होती है, और अब उस पर यूएन प्रेशर डाल रही है। अभी तो ऐसे यूएन तो आपको पता है एक बस ऐसे ही है ना, जिसको कहना चाहिए कि कोई ना सारा ना पैर है उसका, ना उसके पास कोई पावर है, कुछ करते हैं नहीं, तो वो ज़ुबानी कलामी रिपोर्टें बना देते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया को उन्होंने ब्लेम किया है कि भाई साथ के मुल्कों में ये दहशतगर्दी करते हैं और दाइश वहाँ है। ये क्यों कहा है? क्यों दाइश जो है वो अमेरिका को उसकी फ़िक्र रहती है, बनाई भी उसने है, यूज़ भी उसको करते हैं, ठीक है ना। अब चूँकि इंडिया उसको इस्तेमाल कर रहा है तो इसके लिए यूएन को बोलना पड़ा है। वो यूएन तो तब बोलती है जब अमेरिका इशारा देगा, और उनमें हिम्मत नहीं है बिल्कुल बोलने की। ये बड़े मुल्कों के इन्फ्लुएंस है इन इंटरनेशनल अदारों के ऊपर। तो ये सिचुएशन वहाँ अब ये है कि उसकी वजह से अब हिंदुस्तान को भी सोचना पड़ेगा क्या करें। फिर ये अब तालिबान के साथ एग्रीमेंट भी बढ़ रहा है आगे, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये बेहतर से बेहतर जल्दी हो जाए, ताकि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी वो भी उनके साथ मिले और वहाँ कोई अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, तो वहाँ इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। बेचैनी इंडिया को यही है कि जितने हालात आगे बढ़ रहे हैं, यानी पाकिस्तान और चाइना ने तो उनको पंजाबी में कहते हैं नथ डाल दी है, उनको समझ नहीं आ रही। जहाँ वो साजिशें कर रहे थे वहाँ भी चेंजेस आ रही हैं अफगानिस्तान में, तो उनकी बेचैनी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? यही ऐसी हरकतें करेंगे ना। ये ग्राउंड रियलिटी अब रही नहीं, हकायक ये नहीं है, हकायक आगे निकल चुके हैं। यानी जैसे अब चाइना ने देखें उसने क्या किया, खामोशी से अपनी ग्रिप टाइट की कश्मीर के ऊपर, और साथ ही उसने जो उसका मेन मिशन है सी पैक को बढ़ाना और पाकिस्तान को मिला के जैसे ईरान से एग्रीमेंट किया, साथ ही उन्होंने जो अगला काम किया है मज़ेदार, वो ये है कि एक उन्होंने ज्वाइंट यानी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर, और उसमें किसको शामिल किया? अफ़गानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, खुद चाइना, ये जितनी पूरी लिंकेज है सबको एक कॉन्फ्रेंस करके सजेस्ट किया कि हम जो ये रोड है नेपाल से निकालते हैं ताकि नेपाल की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर ना रहे। ये बहुत बड़ी मूव है, देखें नेपाल को उन्होंने खड़ा किया हुआ। तो उन्होंने कहा कि रोड हम यहाँ से निकालते हैं जो कि सिंकियांग यानी चाइना से होती हुई, गिलगित से होती हुई आगे ये नेपाल को जो है ना ये गवादर तक रास्ता दे देगी, और वहीं से फिर हम उसको अफ़गानिस्तान के साथ लिंक कर देंगे ताकि अफ़गानिस्तान की भी जो रसाई है वो गवादर तक भी हो जाए, बजाय कि लंबा रूट है कराची लाहौर के ज़रिए से कराची पहुंचना।
तो ये इस पे वो अपना काम करते जा रहे हैं। इंडिया को जो पैनिक है वो ये है कि इनकी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो उसी तरह आगे बढ़ रही हैं। अब ये जो उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ फाइनल होंगी, अब उस पर वो सारे एग्री कर गए, उनको ज़रूरत है, क्योंकि चाइना तो कहता है पैसे मुझसे लेने आप काम शुरू करें, तो इसलिए वो सारी चीज़ें खुद ब खुद उस तरफ जा रही हैं। इंडिया का पैनिक ये है कि उनके पास अब देने को कुछ है नहीं, सिवाय इसके कि वहाँ जो एजेंट्स हैं उनको तैयार करके पाकिस्तान में मिल जाते हैं, अफ़गानिस्तान से लोग मिल जाते हैं, औरों को मिला, ये हरकतें वो करेंगे और ये ख़तरनाक होती हैं। मुल्क में हालात ख़राब भी होते हैं, यानी कराची में अगर कोई बड़ा स्टेप लिया तब गड़बड़ होगी, ठीक है ना। सिंध में वो कुछ हुए भी हैं, आप देखें, बलूचिस्तान में वो करेंगे ताकि हम लोग जो है ना आगे ना बढ़ सकें। लेकिन एक शुरू में मैंने आपसे कई दफ़ा ये बात कही है कि पाकिस्तान और चाइना ने बड़ा सोच के बड़ा एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है, सिर्फ सी पैक के लिए नहीं, इंडिया के लिए एक प्लान है। तो ये उसके तहत ही काम हो रहा है और इंशाल्लाह मुल्क आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। बाकी ये बेचैनियाँ भी बढ़ेंगी, हालात भी ख़राब होंगे और मुल्क का अमन उमान भी थोड़ा बहुत ख़राब होगा, चूँकि बड़ी जंग ना हो तो दुश्मन ये हरकतें करता है। और माशाल्लाह यहाँ तो ये बहुत आसान है हमारे मुल्क में करना, जो हमारे यानी कैफियत है यहाँ पे हमारे सियासतदानों की सबकी। तो इसको लें, वीडियो लंबी है लेकिन मैंने कहा आज ज़रा थोड़ा खुल के बात करें, फिर आगे इंशाल्लाह चंद दिनों में इससे आगे भी डेवलपमेंट्स हैं, समझ आती है, फिर उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरा सलाम कबूल करें और नए जो दोस्त हैं उनको भी और सब के लिए मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल का बटन दबाएं और दोस्तों को भी इतला दें। अब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी मिलते हैं।